सो हेमा फ्रेंड्स वेलकम। सो देखिए इस क्वेश्चन को ये इशिता किशोर जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया था उनकी आंसर बुकलेट है। उन्होंने किस तरीके से क्वेश्चन को डील किया है और हम भी इससे क्या आइडिया ले सकते हैं, वो सारी बातें यहाँ पे डिस्कस होने वाली है। अगर आपको भी लगता है कि आंसर राइटिंग आपसे नहीं हो पा रही है, प्रैक्टिस कर रहे हैं फिर भी कुछ ध्यान नहीं आता है, तो आप ये सारे वीडियो को देख सकते हो और इससे आपको इंग्लिश भी सीखने का और समझने का मौका मिलेगा। और इस तरीके की क्वेश्चन आप देखते रहोगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाँ भाई, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन और कीवर्ड्स वगैरह, जो टैग्स वगैरह किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कौन से क्वेश्चन में कौन सी चीज़ें ज़्यादा जोर देना है, वो हमें समझ में आता है। आप ये वीडियो को देख सकते हैं, आपका टाइम इन्वेस्ट होगा, वेस्ट नहीं होगा यहाँ पर। और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी जाके फ़ायदा हो। और कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें, वैल्यूबल कमेंट ज़रूर करें आपको क्या लगता है वीडियो को देखकर। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। Do you agree with the view that continental blockade was an ill-conceived strategy by Napoleon to conquer Britain through economic means? Okay, so क्या आप ऐसा, मतलब जो व्यू है, जो नज़रिया है कंटिनेंटल ब्लॉकेट का, वॉज एन इल पर्सन, मतलब बैडली स्ट्रेटजाइज हुआ था। क्या कहेंगे कि ये जो स्ट्रेटजी बनाई गई थी वो इल कंसीव्ड थी। ओके, और बाय नेपोलियन के द्वारा, किसको, जब ब्रिटेन को उसे जीतना था। ओके, तो ये क्या मतलब बकवास थी स्ट्रेटजीज की, क्या इसे गलत तरीके से बनाया गया था। और ये कंटिनेंटल ब्लॉकेट क्या है? कंटिनेंटल ब्लॉकेट क्या होता, देखिए कि ऐसा मतलब जो सिस्टम था कंटिनेंटल ब्लॉकेट की, इसमें क्या था, इकोनॉमिक ब्लॉकेट, मतलब इकोनॉमिक बैरियर थे ब्रिटेन के लिए, कि ब्रिटेन की जो भी गुड्स है वो अदर यूरोपियन कंट्रीज क्या करेगी, वहाँ से खरीदेगी नहीं। ये एक तरह का मतलब एक स्ट्रैटेजी थी नेपोलियन के द्वारा ब्रिटेन को मतलब जीतने के लिए, इकोनॉमिक मीन्स के जरिए। मतलब इकोनॉमिक मीन्स से यानी क्या बात हो रही है यहाँ पे, कंटिनेंटल ब्लॉकेट की। मतलब हमने क्या क्या है कि ऐसी स्ट्रैटेजी बना दी है कि आप ब्रिटेन की कोई चीज़ खरीदेंगे नहीं। हमारे यूरोपियन के सारे देश जो भी है, वो ब्रिटेन भी यूरोप में ही है, लेकिन ये इनसे जंग चल रही है। ओके, क्योंकि नेपोलियन फ्रेंच का क्या था, एम्पायर था, तो ये सारी स्ट्रैटेजी वगैरह बनाए थे। तो वही क्वेश्चन है, क्या ये इल कंसीव्ड स्ट्रैटेजी थी इकोनॉमिक मीन के जरिए? तो देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल किया गया है। देखिए, द कंटिनेंटल ब्लॉकेड ऑफ नेपोलियन इन द सेकंड डेकेड ऑफ 19th सेंचुरी रिफ्लेक्टेड हिज इंपेरियलिस्टिक एम्बिशन। तो ये जो कंटिनेंटल ब्लॉकेड था नेपोलियन की सेकंड डेकेड, डेकेड क्या होता है, 10 सालों का एक डेकेड होता है, तो सेकंड डेकेड में 19th सेंचुरी में जो हुआ था वो क्या दर्शाता है, इंपेरियलिस्टिक व्यू। मतलब इंपेरियलिस्ट व्यू यानी मतलब मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा देश ही सब कुछ है और तुम लोग क्या हो। जो इंपेरियलिज्म होता है, आपको पता है ना कि ब्रिटिशर्स आए थे हम पे राज किए, तो उनका व्यू क्या था कि भाई हम पावरफुल है और हम अभी क्या करेंगे, आप पे कब्जा करेंगे और आपको हम बंदी बना लेंगे, मतलब एक तरह का प्रिजन में आपको डाल देंगे और हम आप पर राज करेंगे। तो वो एक इंपेरियलिस्टिक व्यू है। तो यहाँ पे नेपोलियन ऐसा सोचता है। सो देखिए, स्ट्रेटजी वॉज leverage on the ongoing spirit of laissez-faire after Adam Smith's wealth of nations and end British monopoly। अब देखिए ये क्या है, लेवरेज ऑन मतलब कोई चीज़ को पहले है और उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना। तो जो ऑनगोइंग स्पिरिट ऑफ लेसेस-फेयर, ये क्या है, लेसेस-फेयर क्या है, मतलब इसके माने है अलाउ टू डू समथिंग, मतलब कुछ करने के लिए इजाज़त देना, और ये फ्रेंच का वर्ड है वैसा। तो ये क्या कहता है, एक सिंपल से वर्ड में, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर ना हो मार्केट में, जो भी मार्केट है वो डिसाइड करे। तो ये वाली चीज़ थी आफ्टर एडम स्मिथ्स। ओके, मतलब ये क्या है, ये इसको इस्तेमाल करना चाहता था ये थियोरी को, आफ्टर एडम स्मिथ्स वेल्थ ऑफ नेशंस एंड इन ब्रिटिश मोनोपोली। ये जब एडम स्मिथ की जो वेल्थ ऑफ नेशन थ्योरी आई थी उसके बाद, और ये क्या चाहता था कि ब्रिटिश मोनोपोली को बिल्कुल तरीके से ख़त्म करना है पूरा, इसलिए इग्नाइट द बिजनेसेस इन द कंटिनेंट टू ऑल्सो परसीव द कॉलोनीज। और ये क्या करना चाहता था, बिजनेस को अपने बढ़ावा देना चाहता था ताकि दूसरे कॉलोनीज मतलब जाके दूसरों पे राज कर सके, उसका ये अचीवमेंट मतलब अचीव करना चाहता था। इन द कंटिनेंट टू ऑल्सो परसीव द कॉलोनीज। ओके, जो भी कॉलोनीज थी उसे हथियाना भी चाहता था, ये वाली चीज़ें। लेड टू चेंजेस इन ब्रिटिश पॉलिसीज। ओके, तो ये क्या है, ब्रिटिश के पॉलिसीज में बहुत सारे चेंजेस आए। एंड ऑफ मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, जो मोनोपोली थी अपने ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो बिल्कुल भी क्या होगी, मतलब खत्म, खात्मे पर आ गई, खत्म ही होगी। एक्सेप्ट ट्रेड इन टी, ट्रेड मतलब जो चाइना के साथ जो टी का ट्रेड था वो चलता रहा, लेकिन ओके वो तो चार्टर एक्ट 1813 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये पैराग्राफ तो खत्म हो ही गया अपना। अब देखिए, beggar thigh enemy strategy by imposing a continental blockade on Britain। सो देखिए यहाँ पे जो ये पॉलिसी थी वो क्या थी कि आपका जो ट्रेडिंग पार्टनर है, जैसे आप कोई कंट्री से ट्रेड कर रहे हैं, तो क्या करते कि उन पे कोई बैरियर लगा देते, कोई रुकावट लगा देते। ओके, मतलब हम क्या करेंगे, उनकी इंपोर्ट कम करेंगे लेकिन हमारे देश से एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करेंगे।
उनके करेंसी को डिवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे, डिवैल्यूएशन जिसे हम कहते हैं, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, वो वाली चीज़ें होगी। तो इसे हम कहते हैं, और थाई के माने वैसे यूआर है, पहले का फॉर्म है, मतलब ओल्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है। स्ट्रैटेजी बाय इम्पोजिंग अ कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेट ऑन ब्रिटेन, मतलब वही घुमा फिरा के बात वही है कि हम क्या करेंगे, इकोनॉमिकली आपको बर्बाद करेंगे। अभी एज एन इल कंसीव्ड, अभी बैडली स्ट्रैटेजी क्यों थी, मतलब बैड स्ट्रैटेजी क्यों थी, इसे किस तरीके से बनाया गया था, वो क्यों गलत थी। अब ये यहाँ से क्वेश्चन का मतलब मेन आंसर स्टार्ट हो रहा है। इट लेड टू रिएक्शन ऑफ ऑल अदर यूरोपियन नेशंस हु यूनाइटेड टू ऑल्स्ट नेपोलियन। अब ये कौन से रिएक्शन को ले गया, सारे जो यूरोपियन नेशंस थे उन्होंने एक साथ आ गए और वो नेपोलियन को अब हराना चाहते थे। ओके, तो इस तरीके से ये रिएक्ट किया। इस लिहाज से पहला पॉइंट क्या है कि ये इल कंसीव्ड स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि सारे नेशन को आना पड़ा और इसे हकारना पड़ा, मतलब इसके खिलाफ हो गए सब। ब्रिटिश इकोनॉमिक स्ट्रेंथ वॉज अंडर एस्टिमेटेड बाय नेपोलियन। और जो ब्रिटिश इकोनॉमिक स्ट्रेंथ थी, जो ब्रिटिश के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मतलब बहुत रिच है, वो क्या किया गया, नज़रअंदाज किया गया नेपोलियन के जरिए। एक कहावत भी थी, द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, और कि सन कभी मतलब डूबता नहीं है ब्रिटिश एम्पायर का, ये मतलब है। सो देखिए, क्राउन जेवल ऑफ ब्रिटेन। Okay, India now a wholesale colonization was pursued with ending of company monopoly in charter act। मतलब वही बात है कि जो हमारे ऊपर जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो भी अब खत्म होने वाली थी। कॉलोनाइजेशन का वो भी चार्टर एक्ट के द्वारा होने वाला था। ओके, मतलब क्या है, मतलब जो कॉलोनाइजेशन था वो तो अब खत्म हो गया, लेकिन अब क्या है, कंपनी की मोनोपोली यहाँ से बढ़ने लगी, ये वाली चीज़ है। ओके, दिस गेव स्ट्रैटेजिक एडवांटेज टू ब्रिटेन बियॉन्ड इकोनॉमी। मतलब ये जो जब से मोनोपोली बढ़ गई ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो ये क्या गया, एडवांटेज देने लगा, स्ट्रैटेजिक एडवांटेज ब्रिटेन को बियॉन्ड इकोनॉमी। मतलब अब इकोनॉमी की हद तक ही नहीं, वो जाके आप कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि उनका ही राज चलने वाला था, कंपनी बहुत आगे तक जा रही थी। तो ये भी उन्होंने इग्नोर किया नेपोलियन। इंडेड अप यूनाइटिंग हिज एनिमीज, मतलब क्या है, इंडेड अप यूनाइटिंग हिज एनिमीज, मतलब इंडिया कोई काम कर रहे हैं और वहाँ पे जाके रुक जाते, जिससे आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं कि मैं क्या करूँगा, शुगर नहीं खाऊंगा, और खा ले रहे, तो आप इंड अप हो रहे खाने में। ओके, इंडेड अप यूनाइटिंग हिज एनिमीज like concert of Europe led to the Congress of Vienna and emergence of balance of power। ओके, तो इस वजह से क्या हुआ कि जो कंसर्ट ऑफ यूरोप है, लेड टू द कांग्रेस वियना, राइट, कांग्रेस ऑफ वियना एंड इमर्जेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। ये दो चीज़ें क्या है, उभर कर आई। ये करने की वजह से, मतलब वो आया एनिमी को इकट्ठा कर रहा था, लेकिन उसका उल्टा ही हो गया, मतलब कांग्रेस ऑफ वियना और बैलेंस ऑफ पावर, ये क्या हो गई, इमर्ज होगी, उभर कर आई, राइट। फिर देखिए, शॉर्ट कमिंग्स ऑफ नेपोलियन क्या थी, कि इसकी मतलब खामियां क्या थी। मायोपिक विथ नेबर्स, मतलब ये मायोपिक क्या होता है कि नैरो माइंडेड इंसान, छोटी सोच वाला इंसान था ये अपने नेबर्स के साथ। लिमिटेड इमेजिनेटिव कैपेसिटी, वही बात हो रही है, मतलब उसकी इमेजिनेटिव पावर उतनी नहीं थी, अब वो अपने दुश्मन को ही कमजोर समझने लग गया था। ओके, राइट। इग्नोर द स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिश कॉलोनीज। ओके, ब्रिटिश की जो भी कॉलोनीज थी वो अपने मतलब उसे इग्नोर कर रहा था, उसकी स्ट्रेंथ को। अंडर एस्टिमेटेड इकोनॉमिक पावर हाउस ऑफ ब्रिटेन, वही बात है घुमा फिरा के कि इकोनॉमिक पावर को क्या है, कमजोर, मतलब ब्रिटेन को कमजोर समझ रहा था, राइट। फिर देखिए, येट नेपोलियंस कंटिनेंटल पॉलिसी assured in an era of free trade and put forth a significant challenge to British economic might। अब क्या जो इसकी पॉलिसी थी, कंटिनेंटल पॉलिसी, उसने क्या किया, एक गाइड की तरह, गाइडेंस की तरह काम किया। ओके, एक रास्ता दिखा दिया लोगों को, राइट, कहीं का, फ्री ट्रेड का। ओके, कि हम भी खुद से ट्रेड कर सकते हैं। एंड पुट फोर्थ, और क्या एक प्रपोजल के तौर पे क्या रखा, एक सिग्निफिकेंट चैलेंज रखा, किसके सामने, ब्रिटिश इकोनॉमिक माइट के सामने। मतलब माइट यानी बहुत बड़ा जो होता है ना, अजीम शहनशाह जिसे कहते हैं, वो वाला। ब्रिटेन की इकोनॉमी बहुत पावरफुल समझ जाती थी, तो उसके सामने एक सिग्निफिकेंट चैलेंज, चुनौती रख दिया। कौन ने, ये नेपोलियंस की जो स्ट्रैटेजी, कंटिनेंटल पॉलिसी, ब्लॉकेट पॉलिसी, उसने पुट फोर्थ यानी कोई चीज़ प्रपोजल आगे रखना। तो यहाँ पे क्या है, सिग्निफिकेंट चैलेंज आगे रख दिया ब्रिटिश इकोनॉमी माइट के सामने। ओके, तो ये छोटा सा क्वेश्चन था और इसका आंसर इस अंदाज में लिखा गया है। ओके, बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, मतलब अगर आप हिस्ट्री पढ़ते तभी आपको समझ में आती है। तो कुछ जो पॉलिसीज़ थे, मैंने उसे गूगल पे सर्च किया तो मुझे आसानी से मिल गई, और उसी अंदाज में मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई है। अगर आपको वीडियो में कुछ प्रॉब्लम लगा तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और आपको कैसा वीडियो लगा आप कमेंट ज़रूर करें, और इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाए। अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप बहुत सीरियस है आंसर राइटिंग को, प्रैक्टिस को लेकर। ओके, और दूसरी बात, ये दोस्तों में आप शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।